नमस्कार बच्चों, मैं राधा चौहान हिंदी की कक्षा 7 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ पुस्तिका स्वर्णिका का पाठ 2 शाश्वत संस्कृति, इसको हम आज आपको समझाने जा रहे हैं। बेटा, इसका भाग 1 अर्थात पेज नंबर 11 ये मैंने आपको समझा दिया था और आज हम पेज नंबर 12 भाग 2 समझाने जा रही हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बेटा समझेंगे। देखिए बेटा, इसमें शाश्वत संस्कृति, ये मैंने आपको बता दिया था कि संस्कृति हमारी क्या है और शाश्वत का क्या अर्थ है। शाश्वत का अर्थ है हमेशा रहे, तो इसका अर्थ था हमारी संस्कृति हमेशा रहे, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। अब देखिए भाग 2 पेज नंबर 12, इसे ध्यान से सुनेंगे। उस दिन भारतीय संस्कृति पर चर्चा आरंभ ही हुई थी। उसी बीच उन्होंने कहा, मिस्टर गुप्त, भारत की ओर पश्चिम की संस्कृति में एक मौलिक भेद है। जब दोनों में चर्चा हो रही थी भारतीय संस्कृति पर, तो मिस्टर गुप्त भारत की ओर पश्चिम की संस्कृति में एक मौलिक भेद है। थोड़ी देर चुप रहकर उनके चेहरे की ओर ताकते हुए बोले, भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठता का मानदंड है। वह पहले चुप रहे और उनके चेहरे की ओर देखते हुए बोले कि भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठता का मानदंड है। तुम क्या हो? उन्होंने कहा, तुम क्या हो? जबकि पश्चिमी संस्कृति में श्रेष्ठता का मापन है। तुम्हारे पास क्या है? इस उत्तर पर पश्चिमी संस्कृति टिकती है। उसका मिलना, साथ रहना मेरे जीवन की अनुभूति बन गई है। उसका मिलना, साथ रहना मेरे जीवन की स्थायी अनुभूति बन गई है। बेटे, अनुभूति कहते हैं अनुभव की जाने वाली, जिस चीज़ को हम अनुभव करते हैं उसे अनुभूति कहते हैं, स्थायी टिकी हुई। तो उसके मेरे जीवन की स्थायी अनुभूति अनुभव की जाने वाली बन गई है। कहते हुए अंग्रेज सज्जन किन्हीं भावों में निमग्न होने लगे। तभी मैं समझ सका कि यहाँ की संस्कृति रैदास कबीर जैसे गरीबों बेपढ़ों को श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है। उन्होंने कहा कि मैं अब समझ गया हूँ कि ये संस्कृति जो है रैदास कबीर जैसे गरीब लोगों के लिए, बिना पढ़े लोगों के लिए क्यों मानी जाती है। राज्य छोड़ देने के बाद बुद्ध व महावीर श्रेष्ठतम कैसे बन गए, ये उन्होंने अचंबा किया कि राज्य छोड़कर बुद्ध व महावीर श्रेष्ठतम कैसे बन गए। यहाँ के सांस्कृतिक आदर्श को ठीक ठीक घटित होते मैंने उनके जीवन में देखा है। आज समझता हूँ सचमुच कोई ऐसा परम तत्व है जिसे पा लेने पर मनुष्य आप्त काम हो जाता है। आप्त काम कहते हैं बेटे जिसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिसे पा लेने पर मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वह श्रेष्ठता से कहीं अधिक श्रेष्ठ बन जाता है। फिर विश्व का श्रेष्ठतम धनिक, संसार का सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊंचा विद्वान, सर्वोत्कृष्ट कहते हैं सबसे अधिक विद्वान, सब कनिष्ठ हो जाते हैं। कनिष्ठ कहते हैं छोटे को, जो सबसे ऊंचे विद्वान होते हैं वह सब छोटे हो जाते हैं। यहाँ की संस्कृति के इस अद्भुत रहस्य को मैं समझ सका हूँ, लेकिन उस समय मैं मोहांध था। मोहन कहते हुए थे मुँह में अंधा, जिसके जो मुँह में अंधा होता है उसे किसी की सुध बुध नहीं रहती। मैं उस समय मैं समझ सका हूँ कि लेकिन उस समय मैं मुँह में
अंधा था। दोनों की चर्चा में मिस्टर जोन्स की स्मृतियों के टेढ़े मेढ़े गलियारों से गुजरने लगी। अफ्रीका के बोअर युद्ध में मैं कर्नल था। कौन? मिस्टर विलियम जोन्स। वही मानव की नृशंसता का नंगा चित्र देखने को मिला। घृणा हो गई। भारत के संबंध में बहुत कुछ पढ़ रखा था। यहाँ आ गया और आगरा में कर ली प्रोफेसरी। यहाँ आने से पहले तक मैं वही था। साहब ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने अपना संक्षिप्त परिचय किसको दिया? विलियम जोन्स को। किन्होंने? गुप्त जी ने। तो ये इसके बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया, मेरे बंगले के सामने फूलों का छोटा बगीचा था। किसके सामने? जो अंग्रेज थे। जैसा कि तुम देख रहे हो, फूलों से सदा मुझे प्रेम रहा है। उन्हीं के लिए एक माली रहता था। उस बगीचे के लिए एक माली रहता था। वह बूढ़ा था और अकेला भी। वह माली बूढ़ा था और अकेला भी था। बंगले के कोने में उसकी कोठरी थी। खुरपी, फावड़ा, फुआरा, बाल्टियाँ, बड़ी कैंची आदि बगीचे का सामान उसी में रहता था। उस बूढ़े के जहाँ पर वह बूढ़ा रहता था वहाँ पर ही उसका ये सामान रहता था। बूढ़े माली ने एक कोना खाली कर लिया था। वही वह अपनी रोटियां बना लेता और चटाई डालकर सो भी जाता। उसने एक कोना खाली कर लिया था और उसमें वह सो भी जाता था और अपनी रोटियां भी बनाता था। वह बूढ़ा माली वहीं पर रहता था और अपनी रोटियां भी बना लेता था। चटाई डालकर सो भी जाता था। कहाँ पर? अपने जहाँ पर वह रहता था उसी। बूढ़े माली के स्मरण से साहब की आंख भर आई। उसने माली को याद किया और उसकी साहब की आंखें भर आई। क्या भर आई? कि वह एक गरीब था, बूढ़ा था। एक कंबल, फटी सी 2 धोतियाँ, 2 अंगोछे और एक मिर्जाई, इतने ही कपड़े थे। किसके पास बेटा? माली के पास। एक तवा, एक लोटा, एक बटलोई और एक थाली, बर्तनों के नाम पर और कुछ भी नहीं था। माली के पास ये ही सामान था और उसके पास कुछ भी नहीं था। एक चटाई उसकी गृहस्थी में और बढ़ गई थी। उसने एक चटाई और ले ली थी। बड़े सवेरे स्नान करके बंगले के सामने मंदिर में दर्शन कर आता और फिर जुट जाता बगीचे के काम में। वह मंदिर के सुबह ही उठता, स्नान करता और मंदिर में दर्शन करके आता, फिर अपने बगीचे में काम में जुट जाता था। दिन में एक ही बार 2 बजे के लगभग रोटियां बनाता था। वह बार बार नहीं खाता था, बस एक बार 2 बजे के आसपास रोटियां बनाता था और खाता था। उजाला रहने तक उसकी खुरपी काम करती रहती। शाम होते ही लालटेन जलाकर फाटक पर बैठ जाता और वहीं से सामने मंदिर में पढ़ी जा रही रामायण को सुनता था। जब उजाला रहता था जब तक दिन रहता था, अर्थात दिन नहीं छिपता था, तो दिन छिपे तक वह अपना बगीचे में ही खुरपी से काम करता था। लैंटर्न जलाकर जब दिन छिप जाता था तब वह लैंटर्न जलाकर बैठ जाता था और मंदिर के सामने जो रामायण पढ़ी जा रही थी उसको सुनता रहता था। मेरे पास दरबान नहीं था, अतः मैंने उसे शाम को कहीं न जाने के लिए कह दिया था कि आपको कहीं नहीं जाना। साहब यह कहते कहते किन्हीं गहराइयों में खोने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने इसको बहुत कुछ कहा है, यह गहराइयों में वह खोने लगे। चिंतन से क्रमशः उबरते हुए उन्होंने अपनी चर्चा आगे बढ़ाई। किन्होंने? उनके मालिक ने। बेल,
तुम पौधों को ठीक से सींचता नहीं, हमारे पौधे सूख गए। मैं एक दिन उस पर अप्रसन्न हुआ। कौन? उनके मालिक जो अंग्रेज थे, विलियम, उन्होंने उन पर कुछ चिंतन जमाई और उसको कहा कि पेड़ सूख गए हैं, आप सही से उस पर सिंचाई नहीं करते हो। इस पर वे अप्रसन्न हुए, अर्थात गुस्सा हुए। तो ये बेटा मैंने आपको भाग 2 पढ़ा दिया है और भाग 3 हम कल पढ़ाएंगे।